नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं राजेश सोनी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में यूथ कांग्रेस के चुनाव ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। चुनाव संगठन के भीतर हो रहा है, लेकिन घमासान बाहर दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस की कथित गुटबाजी पर पोस्टर और वीडियो के जरिए हमला बोला। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने तो इसे चुनाव ही नहीं बल्कि यादवी संघर्ष तक करार दे दिया। जी हां, यादवी संघर्ष जो कि महाभारत काल में हुआ करता था और जो अपनों के बीच में जिसे लड़ाई कहा जाता था उसे यादवी संघर्ष कहते थे। और साथ ही साथ यह भी कहा है उन्होंने कि कांग्रेस के भीतर खेमेबाजी अपने चरम पर है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी के आरोपों को भ्रम फैलाने की राजनीति बताया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस का युवा संगठन लोकतंत्र की नई तस्वीर पेश कर रहा है, या फिर चुनाव के बहाने कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई। यूथ कांग्रेस का चुनाव अब ये कांग्रेस की ताकत बनेगा या गुटबाजी का नया अखाड़ा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के भीतर चल रही कथित गुटबाजी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो जारी किया है। बीजेपी का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में चहेतों को प्राथमिकता देने और कार्यकर्ताओं की अनदेखी से कांग्रेस के भीतर नाराजगी बढ़ रही है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान पर महाभारत के यादवी संघर्ष का तंज कसा। चंद्राकर का कहना है कि कांग्रेस में चुनाव नहीं बल्कि आपसी संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष के चलते पार्टी खत्म हो जाएगी। चुनाव थोड़ी हो रहा है, यादवी संघर्ष हो रहा है। यादवी संघर्ष मतलब आखिरी में यादव लोग आपस में लड़के, महाभारत के आखिरी प्रसंग है, सब लड़के, श्रीमद् भागवत का आखिरी में आपस में लड़के मर गए वो लोग। भगवान कृष्ण जी कुछ नहीं कर पाए, अर्जुन भी कुछ नहीं कर पाए, देखते रह गए, खत्म हो गया वंश पूरा। तो वैसे यादवी संघर्ष है, कांग्रेस इस संघर्ष के बाद समाप्त हो जाएगी। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया है। बैज ने कहा कि बीजेपी का काम भ्रम फैलाना है। उन्होंने यूथ कांग्रेस चुनाव को कांग्रेस में लोकतंत्र का उदाहरण बताते हुए बीजेपी को अपने युवा मोर्चा में चुनाव कराने की चुनौती दी है। अब भ्रम फैलाना भारतीय जनता पार्टी का एक फितरत बन चुका है। देखिए, युवा कांग्रेस का चुनाव, कांग्रेस में लोकतंत्र जिंदा है। जो भारतीय जनता पार्टी मनोनयन करने वाली वो यूथ कांग्रेस पे सवाल उठा रही है, हिम्मत है तो अपने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का चुनाव करा ले। यानी छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस का चुनाव अब सियासी अखाड़ा बन गया है। बीजेपी को कांग्रेस की गुटबाजी नजर आ रही है तो कांग्रेस इसे लोकतंत्र और युवा नेतृत्व का चुनाव बता रही है। अब देखना होगा चुनाव के बाद यूथ कांग्रेस में एकजुटता दिखेगी या गुटबाजी का घमासान और बढ़ेगा। क्या यूथ कांग्रेस का ये चुनाव कांग्रेस के लिए नई ताकत बनेगा या अंदरूनी खींचतान की नई कहानी लिखेगा? रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस का चुनाव और गुटबाजी पर बवाल, ये विषय है। रिपोर्ट आपने देख दी। मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वात्सल्य मूर्ति जी हमारे साथ बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट जुड़े हैं। वात्सल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए सत्यप्रकाश जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। यूथ कांग्रेस का चुनाव, यहां पर आपकी जो विपक्षी पार्टी है, विरोधी जो दल है, वो बता रहा है कि देखिए गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर और कई तरह के यूथ कांग्रेस के चुनाव में खेमेबाजी दिखाई देनी। दरअसल उनका ये कहना है ये कांग्रेस के अंदर एक तरह का यादवी संघर्ष है। ये महाभारत काल के यादवी संघर्ष का जिक्र कर रहे हैं। क्या सही है ये गुटबाजी वाली बात जो कही जा रही है, या फिर सब कुछ ठीक है? देखिए राजेश जी, जिनकी पार्टी छत्तीसगढ़ में जब जन्म ली तब बृजमोहन अग्रवाल जी ने किसको टेबल के नीचे बैठाया था? जो पार्टी के जन्म छत्तीसगढ़ में गुटबाजी से हुआ हो, वो सवाल खड़े करते तो बहुत हास्यास्पद लगता है। जिनके बृजमोहन अग्रवाल जी आज भी कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। ननकीराम कौवा जी सड़क पे थे, 56 ज्यादा सरपंचों ने इस्तीफा दे दिया। जोन 10 जो नगर निगम का है उसके अध्यक्ष को हटवाने के लिए कितने 500 नामबंदी कर दी।
तो तमाम चीजें हैं। और इनके तो युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया तो उनको पार्टी से निकाल दिया। तो ये चीजें, ये जिनके खुद के जो घर है ना वो ठीक नहीं है, मगर दूसरे घर में ताकझा करते हैं। और उसमें क्यों ताकझा कर, एक बात है बोला, अभी जो चुनाव होने वाले संगठन के चुनाव जो है, क्या है कि जो पार्टी कभी भी लोकतंत्र को नहीं मानी, कभी भी संविधान को नहीं मानी, चुनाव को नहीं मानी, सिर्फ और सिर्फ हिटलरशाही को मानती है, तो उनको ये चीज समझ नहीं आएगा कि लोकतंत्र होता क्या है, किस तरह से कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, किस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाता है। क्योंकि पर्ची सिस्टम है, आप पर्ची से अगर चलाएंगे संगठन या पर्ची सरकार चलाएंगे तो कभी समझ ही नहीं सकते कि संगठन में भी चुनाव हो सकता है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, इनके नितिन नवीन जी कब बन गए थे किसी को हवा भी नहीं लगी। मैं तो सीधा ब्रेकिंग न्यूज देखी कि नितिन नवीन जी अध्यक्ष बन गए, अमित शाह जी कब हटे वो नहीं पता चला, नड्डा जी कब बन गए थे वो नहीं पता चला, कब वो हटे वो नहीं पता चला। तो हमारे यहाँ चुनाव होता है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो, चाहे यूथ कांग्रेस का हो, तो एक प्रक्रिया है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो ये कितना ही कर ले, देख रही है जनता, देख रहे हैं इनके कार्यकर्ता कि हमारे यहाँ तो हम दरी बिछाते ही रह जाते हैं, हमारे यहाँ तो हम, ये आपके आरोप सही है सत्यप्रकाश जी, मैं चलिए इससे सहमत एक बार हो भी जाता हूँ। तो ये इनके, ठीक है, आपके आरोपों से एक बार मैं सहमत हो भी जाता हूँ, लेकिन मेरा आपसे सवाल मूलतः यह है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, बड़े नेताओं के समर्थकों को, अपने अपने समर्थकों को लेकर खींचतान नहीं देखने को मिल रही, क्या गुटबाजी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है? देवेंद्र यादव की बात कर लें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर लें, ये नहीं चाहते अपने अपने समर्थकों को आगे बढ़ाना? देखिए राजेश जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, मैं ना थोड़ा सा ना मीडिया से भी मैं नाखुश रहता हूं जी। आप लोग हमेशा कांग्रेस के बारे में चर्चा करती, तो कभी ये भी चर्चा कीजिए बृजमोहन अग्रवाल जी क्यों कोर्ट पहुंचे हुए, क्यों विष्णु के साथ मैंने आपके सवाल का समर्थन किया, मैंने कहा ठीक है मैं सहमत हूं, और इसका जवाब मैं इसका जवाब अभी बादशाह जी से आपको जवाब दे रहा हूं। ठीक है, मैं उसका जवाब लूंगा, वहां पहुंचूंगा, लेकिन मेरा सवाल आपका जवाब देखिए, ठीक है, जो आपने बात की मैं आपका जवाब दे रहा हूं। जो आपने बात की ना उसमें देखिए एक सीधी सी बात है, हर कोई चाहे बड़ा नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, वो कांग्रेस के झंडे के नीचे है। हर कोई क्या चाहता है कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े, हर कोई क्या चाहता है संगठन मजबूत हो, हर कोई क्या चाहता है मैं इसी मंशा के साथ मौका मिल रहा है। और छोड़ो आपको राजेश एक सेकंड बस मैं लूंगा, एक सेकंड राजेश जी, एक सेकंड मैं लूंगा बस आपसे, जल्दी से बोलिए। मैं आपको अपने उदाहरण दे देता हूं। मैं आपके सामने, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, रामावतार भैया बैठे हैं, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। यूथ कांग्रेस का एक चला था कार्यक्रम यंग इंडिया के बोल सीजन 1, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। मेरा पूरा बैकग्राउंड उठा के देख लिया, कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मगर वो प्लेटफॉर्म मिला, मैं गया, मेरे को पार्टी ने फिर देखा, फिर मेरे को मौका दिया, और आज आपके चैनल में बैठा हूं, मैं आपके सामने बगल में बैठा हूं। तो ये हमारे यहाँ हो सकता है। ठीक है, आप ये मानते हैं कि आपके यहाँ की प्रक्रिया लोकतांत्रिक है, ठीक है, आपके यहाँ चुनाव होते हैं, प्रक्रिया लोकतांत्रिक है, बीजेपी आरोप लगा। वैसे जी भाई उनका अंदरूनी मामला है, उनके संगठन में जो भी चल रहा हो, आपकी विरोधी पार्टी, आप लोग इतने चिंतित क्यों है भाई कि संगठन के अंदर खेमेबाजी है, गुटबाजी है? कहीं इस बात की चिंता तो नहीं है आप लोगों को कि वो कांग्रेस पार्टी यूथ को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा, ये आप लोगों के लिए कहीं चुनौती ना बन जाए? क्या इस बात की चिंता है, फिक्र है क्या? देखिए राजेश जी, ये लोग चुनाव करा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं अपनी पार्टी और अपने तरफ से इन्हें शुभकामनाएं देता हूं, अग्रिम बधाई देता हूं। मगर एक बात समझने की जरूरत है, जब आपका चुनाव है ना, कार्यकर्ताओं को सिलेक्ट करने की प्रक्रिया कम और बड़े गद्दावर नेताओं के गुटों का शक्ति प्रदर्शन ज्यादा दिखने लगे, तो भाई सवाल तो उठेंगे ही। और राजेश जी, सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए आप बताइए? आज भारतीय जनता पार्टी पर भी कांग्रेस सवाल उठाती है। कल दीपक बैज जी ने उनकी खुद की कार्यकारिणी 3 साल से वो कंप्लीट नहीं कर पाए, और वो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर सवाल उठा रहे थे। तो हम सार्वजनिक जीवन में है, देखिए विचलित नहीं होना चाहिए। सत्यप्रकाश जी फ्रस्ट्रेट हो गए, देखिए सत्यप्रकाश जी, हम राजनीतिक जीवन में, फ्रस्ट्रेट होना तो राजनीति छोड़ दीजिए, आप हम पर सवाल उठाएंगे, हम आप पर उठाएंगे, पहली बात। दूसरी बात राजेश जी, देखिए जितने सवाल इनके चुनाव पद्धति पर भाजपा उठा रही है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा तो खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता उठा रहे हैं, कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं। इस चुनाव में एक एक अध्यक्ष 5 से 7 करोड़ खर्च कर रहा है, उसका खर्चा हो रहा है। ये मुद्दा किसने उठाया? खुद इनके कैंडिडेट्स ने उठाया ना, कि इतना एक्सपेंसिव चुनाव हो रहा है, एक आम गरीब काबिल अगर कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहे तो वो तो उसकी पहुंच से ही बाहर है। फिर इनके प्रभारी पर गुटबाजी और अनियमितता के कार्यकर्ताओं ने ही आरोप लगाया, प्रभारी को भी बदलना पड़ा।
भाई क्यों नहीं उठेंगे सवाल? आप सार्वजनिक जीवन में है राजेश जी, इस तरीके के सवाल तो देखिए उठते ही हैं। और आए दिन कांग्रेस के जो बड़े नेता है ना, वो हमें परोस कर देते हैं मुद्दा। अब आप परोस कर, हम आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, एक लॉजिकल बात बोल रहा हूं राजेश जी, आप परोस कर मुद्दा दे रहे हैं। आपके टीएस बाबा कहते हैं कि मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं, तो आपके दीपक बैच कहते हैं कि टीएस बाबा आप दिल्ली जाइए। तो भाई सवाल जनता भी उठाएगी, मीडिया भी उठाएगी, भाजपा भी उठाएगी। इसमें सत्यप्रकाश जी को फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक जीवन के देखिए चलता रहता है इतना ज्यादा। और रही बात आपके चुनाव की ना, तो हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको। ठीक है, एक तरफ आप शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप यादवी संघर्ष भी बता रहे हैं। मतलब ये दोनों ही बातें यहाँ पर हुई। ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके पास। तिवारी जी, कैसे देखते हैं आप? क्या ये यूथ कांग्रेस का चुनाव, ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है, खेमेबाजी है, गुटबाजी है? और एक सबसे बड़ा सवाल ये, जो नेताओं का हाथ बताया जा रहा है कि कई बड़े बड़े नेता अपने अपने समर्थकों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये एक वर्चस्व की बात भी यहाँ पर सामने आ जाती है। बड़े नेताओं का भी एक तरह से लिटमस टेस्ट से कहा जाए। देखिए, जो प्रमुख राजनीतिक दल है कांग्रेस और भाजपा, दोनों पार्टियां बात करती हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, मगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया उतने पार्टी के भीतर नहीं है। पार्टी में दो चारी लोगों की चलती है, दो चारी लोग फैसला करते हैं और उसी के आधार पर कार्यक्रम चलते हैं। इसके भी जो चुनाव हो जाना, चुनाव की प्रक्रिया में जाना, ये पार्टी के लिए बड़ी साहस का बात है। क्योंकि आप देखिए पार्टी कौन चला रहा है, कौन से पार्टी में कौन हाईकमान चला रहे हैं, हाईकमान के इर्द गिर्द लोग ही पार्टी चला रहे हैं। और वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया कुछ नहीं है, अनुशासन के नाम पर डंडे ज्यादा चलते हैं या ये उसी तरह के आदमी चयन होते हैं। इसके भी आज के समय में चुनाव की प्रक्रिया में जाना एक अच्छी बात है। इसको अब इससे जो नुकसान और नफा कि ये जो विश्लेषण हो रहा है कि अब इससे इस चुनाव में तो कांग्रेस की अलग प्रक्रिया है और भाजपा की अलग प्रक्रिया है। भाजपा में छत्रप हर समय पावरफुल रहते हैं, यह छत्रप बनने की कोशिश रहती है और गुटबाजी चलती है, तो उसके आधार पर काम होते हैं। भाजपा में विचारधारा के नाम पर और अनुशासन के नाम पर डंडा ज्यादा चलता है और उसके आधार पर फैसला होते हैं। अपेक्षाकृत जो उनके कार्यकर्ता है वो मुखर नहीं होते। जिस तरह के मुखर के कार्यकर्ता कांग्रेस में रहते हैं वो भाजपा में उतने मुखर नहीं होते। जो होते हैं उनको बाहर का रास्ता बहुत जल्दी दिखा दिया जाता है। तो प्राकृतिक जो अगर आप देखेंगे पार्टी चलाने की जो नीति रीति है उसमें पहली बात तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभाव है। अब जो कांग्रेस, युवक कांग्रेस के चुनाव में पिछला भी अगर अनुभव देखेंगे तो कांग्रेस को कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं है। अलग अलग गुटों ने नाम जोड़ा, नाम को समर्थक बनाए, टीम बनाई। तो एक जैसा पहले छात्र संघ चुनाव होते थे, छात्र संघ चुनाव को या पंचायत चुनाव को, नगरीय निकाय चुनाव को यह माना जाता है कि नई पौध खड़ा करने का एक जरिया है। तो वो जरिया जो है, जरिया की खोज रहा होगा कांग्रेस कि इसी बहाने से अच्छे लड़के मिल जाए। जैसे सत्यप्रकाश आ गया, चुनाव से उभर कर नए लड़के आ गए, उसी तरह से लाने की उनका प्रक्रिया का हिस्सा है। अब इसका कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा, ये आने वाला कल बताएगा। ठीक है, लेकिन आप यही तो बात है कि अच्छे पुराना इतिहास देखेंगे तो इस तरह की गुटबाजी यही उनकी विशेषता भी है, उनकी कमजोरी भी है। बिल्कुल यही बात है कि आप अच्छे लोगों को निकालकर यदि आगे लाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नेताओं का पीछे से हाथ है और वो वर्चस्व की बात वहां पर सामने आती है कि सब अपने अपने व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है गुटबाजी और खेमेबाजी जैसे मामले सामने आए थे। ऐसा ही यही मेरा सवाल सत्यप्रकाश जी आपसे बनता है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए तो वो जाहिर सी बात है, तो फिर ये लगता है कि हाँ भाई कार्यकर्ता को मौका मिला। लेकिन किसी बड़े नेता का हाथ और उस नेता को आगे बढ़ाया जाता है उसके पीछे से, तो फिर वहां पर खेमेबाजी जरूर होती है। पूछता हूं आप ही से, आपके संवाददाता गए होंगे
कि क्या एक व्यक्ति ही चुनाव लड़ रहा है कि यहाँ भूपेश बघेल के यहाँ से लड़ रहा है, देवेंद्र यादव क्या 2 ही 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 15 लोग हैं, कितने गुट हो जाएंगे? यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं ना, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, ये किसी बड़े नेता का नहीं है। हाँ, बड़े नेता से सलाह लेने कोई कार्यकर्ता जा सकता है, उनसे सलाह मशवरा लेने, उनका आशीर्वाद लेने जा सकते हैं, एक अलग विषय है। मगर 15 से 20 लोग चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष के अलग है, फिर विधानसभाओं के सचिवों का अलग है, तो क्या सब गुटी है? आप ये बताइए, तो यही तो हास्यास्पद लगता है। और ये फ्रस्ट्रेशन जो बोले ना, वात्सल्य जो मूर्ति ने बात की, ये पूरे नेता के, इनके बीजेपी नेता फ्रस्ट्रेशन दिखता है कि किस तरह से वहां हो रहे हैं। मैं तो बोला, अजय चंद्राकर जी जो बोलना चाह रहे हैं, यही बोलना चाह रहे हैं कि हमारे यहां भी होना चाहिए। ये फ्रस्ट्रेशन उनका दिखता है, ये फ्रस्ट्रेशन दिखता है कि मोदी जी वहां से फोन कर देते हैं विष्णु देसाई जी को, कह रहे उनको हटा दीजिए, उनको बना लीजिए, उनको कर दीजिए। तो प्रभारी अभी तक नहीं बना पाए, क्योंकि अभी तक फोन नहीं आया, मंत्री तक नहीं बना पाए थे। आपको याद होगा राजेश जी, जब तक वहां से पर्ची नहीं आई थी, जब तक सीएम साहब जाके आ रहे थे, लिस्ट नहीं फाइनल हो पा रही थी। तो ये हालात है इनके, इसलिए फ्रस्ट्रेशन उनके यहाँ है कि ये चीज हमारे यहाँ होनी चाहिए, नहीं हो पा रही है। यहाँ पर सामने किसने देखा है, वो तो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप लोग मौका देते हैं, परोस कर देते। सत्यप्रकाश जी अभी वात्सल्य जी ये कह रहे थे, आप लोग परोस कर मुद्दे देते हैं। अभी मैं वही बता रहा हूँ, ये जो परोसने की बात कर रहे हैं ना, परोस के तो आपने ये भी दिया कि दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, कार्रवाई हुई, कितनी कमी है बताइए आप। परोस के आपने ये भी दिया कि अरे आपने बोला था 100 दिन में नियमितीकरण करेंगे, मगर वहां तूता धर्मस्थल पर जाके देखिए हर एक वर्ग बैठा हुआ है। परोस के हमने ये भी दिया कि आपने बोला था किसानों की खाद बीज की कमी नहीं होगी, मगर किसान सड़कों पे है। परोस के हमने तो यह भी दिया कि आपने बोला था मुख्यमंत्री को धर्मपत्नी को महतारी वंदन देंगे, मगर सनी लियोनी को मिल रहा है, मगर महिलाओं को नहीं मिल रहा है। तो परोस के हम तो ये भी दे रहे हैं, परोस के हम ये भी दे रहे हैं कि आज कल की खबर है, जेन अल्फा सड़कों पर है, स्कूल बंद करके ताला लगाकर डीओ को चाबी देके सड़कों पर है। ये विषय ऐसे हो जाते हैं, ये विपक्ष मुद्दों को उठाता है और सरकार को घेरता है, और जो सत्ता में बैठा होता है उसके सर पर एक कांटों का ताज होता है। सत्यप्रकाश जी, जहां भी सरकारें, बात झारखंड की भी करेंगे तो वहां पर भी यही हो रहा था, मतलब जहां भी वहां भी विरोध प्रदर्शन हुए, तो जो सरकार में बैठा होता है उसके ऊपर कांटों का ताज होता है और विपक्ष की भूमिका होती है। लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पर संगठन की मजबूती की। मैं यदि बात यही करूंगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आपने कहा छत्रप होते हैं, आदेश दे दिया, बना दिया, लेकिन गुटबाजी की खबरें सामने नहीं आती ना सर। यहाँ कांग्रेस की खुलकर सामने आ जाती, वो लोग मैनेज कर लेते हैं, डैमेज कंट्रोल उनका हो जाता है। राजेश आपने अच्छा याद दिला दिया। नहीं, एक मिनट, नरोत्तम आप तो, राजेश जी आप तो वही है, नरोत्तम मिश्रा का कांड याद दिला दीजिए, वो क्या गुटबाजी नहीं थी? अरे वो तो ऐसा लग रहा था कोई अलग देश में हम हैं, वो गोलीबारी चल रही है, गाड़ियों में आग लग रही है, तोड़फोड़ हो रही है, उससे बड़ा क्या होगा बताइए ना। उससे बड़ी कोई चीज हो सकती है गुटबाजी? अब इससे बड़ी कुछ चीज हो सकती है? बृजमोहन अग्रवाल कोर्ट पहुंचे हुए हैं, इससे बड़ी गुटबाजी हो सकती है? ननकीन कंवर जी सड़क पर उतर गए थे, इससे बड़ी गुटबाजी हो सकती है कि रवि भगत वो खुद सड़क पर उतर गए थे अपनी सरकार के खिलाफ? ये क्या है? 56 बात क्या हुआ? वो सब एक साथ आ गए, वो अलग बात है, नतीजे जो भी आए हो, लेकिन सबने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। मंच पर आकर उन्होंने कहा कि देखिए हम पार्टी के हित में ही काम करेंगे, और नरोत्तम मिश्रा खुद गए चुनाव प्रचार में जुटे रहे। वो अलग बात है, नतीजे जो भी आए हो, लेकिन साथ तो रहे। चलिए वात्सल्य जी आपके पास आना चाहूंगा, ठीक है। यहां पर सवाल वही होता है कि देखिए प्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी जो कह रहे हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है, और हर पार्टी के अंदर ये सारी चीजें निकलकर सामने आती है। उनका ये कहना है कि उनके तमाम नेता उनके साथ हैं, और कोई सलाह मशवरा लेने जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे। ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलता है। शत्रप तो आपके यहाँ, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कांग्रेस आगे बढ़ती है, ये चुनावी प्रक्रिया होना चाहिए। तो फिर राजेश जी चलिए हम कंपेयर करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को चलिए कंपेयर करते हैं। कोई एक तो प्रदेश बता दीजिए ना जहां कांग्रेस गुटों में नहीं बटी है। मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, राजस्थान आपके गहलोत जी और सचिन पायलट जी, कर्नाटका सिद्धरमैया जी, ये अपने ये छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, और इनके बीच में टीएस बाबा के बीच में तो भूपेश बघेल जी ने 2.5 साल के बाद अपने विधायकों को किडनैप करके दिल्ली में मार्च पास्ट करवा दिया था। तो देखिए कहने का मतलब ये है, इस तरीके के जब मैं कहता हूं ना परोस कर मुद्दे देना, ये इनका आंतरिक मसला हो सकता है। मगर तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमारी पार्टी के लोकतंत्र के बारे में देखिए बहुत अच्छी बात कही। कांग्रेस में भी लोकतंत्र है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस में हालांकि ऐसा लोकतंत्र है कि जब दीपक बैज जी को जब भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते देखा है तो बाबा अंबेडकर की छोटी सी फोटो नीचे रहती है और बड़ी सी एक प्रियंका गांधी जी की फोटो दीपक बैज के बिल्कुल पीछे में होती है। अब किस हैसियत से होती है ये मुझे नहीं पता, ये कैसा लोकतंत्र है, प्रियंका गांधी किस ओहदे में है एआईसीसी में ये मुझे नहीं पता, मगर एक बड़ी सी प्रियंका गांधी की फोटो होती है। बहरहाल हम अगर अपनी बात करें ना, देखिए राजेश जी,
उदाहरण ले लीजिए, छत्तीसगढ़ में 15 साल डॉक्टर रमन सिंह का बगैर अनडिस्प्यूटेड शासन था। गुजरात को आप देख लीजिए, असम को आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। हां, मैं मानता हूं, ईमानदारी से मानता हूं, 16 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है, मगर जैसा तिवारी जी ने कहा, हमारे पर्सनल एस्पिरेशंस कभी भी विचारधारा के ऊपर नहीं जाते हैं, इसीलिए हमें डिसिप्लिन रहता है। तिवारी जी ने डंडा कहा तो नहीं जाते, कम से कम चुनाव तो होते हैं। उन्होंने जिक्र किया है कि देखिए हमारे यहाँ चुनाव होते हैं और चुना जाता है, मतलब जो कार्यकर्ता होता है वही चुनता है। ये चुनावी प्रक्रिया यहाँ पर होती है, लोकतांत्रिक तरीका यहाँ पर होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जैसा आप लोगों क्या होता है कि भाई जिसे बना दिया तो बना दिया। देखिए, अगर आप लोकतंत्र की डेफिनेशन देखेंगे ना, तो लोकतंत्र भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वोट डालेंगे, जनता वोट डालेगी, वही लोकतंत्र है। ये वोटिंग वाला सिस्टम तो अभी 50 साल हुआ है शुरू हुए भारत में। इसके पहले लोकतंत्र का मतलब है कि सर्वसम्मति से अगर कोई आपके परिवार का कर्ता जो है वो भी सर्वसम्मति से कोई ना कोई बनता है, तो सभी की रजामंदी होनी चाहिए। आज हमारे अध्यक्ष बने, हमारी पार्टी में शांति है, कोई फूट नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बने, उनका नाम भी नहीं चल रहा था, हम सब जानते हैं, मगर वो मुख्यमंत्री बने, पार्टी एक। मतलब ये कहते हो आपके बगैर चुनाव के ही अगर स्वीकार लिया जाए तो वही सर्वोपरि, जरूरत ही नहीं है चुनाव। भाई हमने जिसको चुन लिया और उसे सबने स्वीकार कर लिया तो जरूरत ही नहीं। सत्यप्रकाश जी जल्दी से बोलिए, बिल्कुल कम समय है मेरे पास, फिर मैं ओम प्रकाश तिवारी जी वो बात कीजिए, राम अवतार तिवारी जी जल्दी से। जो लोग चुनाव में विश्वास ही नहीं रखते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखते, उनका यही वक्तव्य आ सकता है, यही मैं बोलना चाह रहा हूं। लेकिन एक सवाल और है सत्यप्रकाश जी, चुनाव के बाद ये नहीं होना चाहिए कि जो जीता और जो हारा तो वो पार्टी लाइन से अलग ना चला जाए। एक और चुनौती यहाँ पर 10 सेकेंड है ना, ये जो अगर नहीं है, जो हारता है वो पार्टी लाइन, पार्टी के हित में ही काम करे, वो अलग ना जाए। मैं वही बोलना चाह रहा हूं। बोलिए सर। मैं वही बोल रहा हूं, पार्टी के हित में काम करेगा। जो चुनाव लड़ रहा हो पार्टी के सदस्य है, बाहर से भी आ सकते हैं, जिसकी सोच, जिसकी विचारधारा कांग्रेस वाली है, वो भी आके चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब एक मूल सवाल पर आता हूं, तिवारी जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, यहाँ पर यूथ पर फोकस, एक और मायना यहाँ पर निकलता है। रुक जाइए सत्यप्रकाश जी, यूथ पर फोकस अभी हम देख रहे हैं, युवा राजनीति के केंद्र में है तिवारी जी, और 2028 का चुनाव ऐसे में बेहद मायने रखता है। युवा जैन जी जिसको लेकर यदि हम बात करते हैं, युवाओं की बात करें जैन, तो खास फोकस ये राजनीतिक दल का उन पर है और ये 2028 के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। जो बातें हैं, चुनाव को लेकर जो बातें हैं, चुनाव में धीरे धीरे प्रबंधन काम कर रहा है। प्रबंधन के अलावा मुद्दों की राजनीति, मानवीय मूल्यों की राजनीति, जनता से सरोकार की राजनीति में ऐसे अगर युवा निकले, जो युवा अपने आजकल के जो युवा, मैं, मेरा परिवार, मेरा कैरियर, इससे अलग हटकर जो समाज के हित के लिए जो निकले युवा, ऐसे युवा अगर इस चुनाव से निकलेंगे तो प्रदेश का भी फायदा होगा, देश का भी फायदा होगा और राजनीति का मूल उद्देश्य पूरा होगा। राजनीति सरोकार के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए है। ऐसे युवा अगर इस मंथन से निकलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, यही मंथन है। और अगर ऐसा होता है तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसका फायदा राजनीतिक दलों को आने वाले समय में मिल सकता है। माफी चाहूंगा सर, तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। समय खत्म होता है। सत्यप्रकाश जी आपका भी, वत्सल जी आपका भी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस का चुनाव अब सियासी घमासान का मुद्दा बन गया। बीजेपी इसे कांग्रेस की गुटबाजी और खींचतान बता रही है तो कांग्रेस इसे लोकतंत्र और युवा नेतृत्व का हिस्सा बता रही। लेकिन सवाल यही है कि क्या चुनाव के बाद यूथ कांग्रेस एकजुट होकर उभरेगी या गुटों की यह लड़ाई कांग्रेस के लिए नई मुश्किल खड़ी करेगी? फैसला तो आने वाले समय में चुनाव के नतीजे ही करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।